नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। और हमारे साथ हैं मुस्कान। और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए इलेक्शंस के बारे में। यूपी इलेक्शंस, पंजाब इलेक्शंस और भी कई 5 स्टेट्स के इलेक्शंस थे। तो आज हम उन पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या हाल है। इलेक्शंस के नतीजे आ चुके हैं पर बात करेंगे कि क्या हाल है। यूपी से स्टार्ट करते हैं। यूपी की यदि बात करें तो भाजपा हमें दिख रही है कि भाजपा ने पूरी मेजोरिटी भाजपा की दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल का जवाब मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में सपा दूसरे नंबर पर है। बसपा और कांग्रेस बहुत कम सीटों पर आगे चल रहे हैं। और गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ, सिराथू से केशव मौर्य और मेरठ के सरधना से बीजेपी के संगीत सोम बढ़त बनाए गए हैं। रुझानों में बम्पर सीटें मिलती देख बीजेपी नेता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर में नेता और कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाने में जुट गए हैं। लखनऊ और गोरखपुर की बात करें तो उत्साही समर्थक सड़कों पर बुलडोजर लेकर निकल गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणामों पर सबसे ताजा खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और मुस्कान से जानते हैं कि पंजाब में क्या हाल है। मुस्कान। धन्यवाद ईशा। जैसे कि हम देख रहे हैं रुझान आना बिल्कुल शुरू हो गए हैं और पंजाब में आपकी सरकार बनती दिख रही है। पंजाब में भगवंत मान को बहुमत मिलता दिख रहा है। लगता है वही सीएम बनेंगे और वहां पर भी जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि ईशा ने बताया कि बीजेपी की सरकार बन रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। उसके बाद गोवा में प्रमोद सावंत जीत चुके हैं अपनी सीट से। आगे के रुझान हम देख रहे हैं। हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि क्या आगे होने जा रहा है इन चुनावों में। 5 राज्यों में किस राज्य में कौन सी सरकार बनती नजर आएगी। जी जी मुस्कान। और यदि हम बात करें यूपी चुनावों की तो 2017 में अतरौली की यदि बात करें तो 49,161% वोट वहां पड़े हुए थे। भाजपा ने यहाँ 2017 में संदीप सिंह समाजवादी पार्टी ने वीरेश यादव को उतारा था। वीरेश यादव को संदीप सिंह ने 50,000 वोटों से हरा दिया है। बता दें कि अतरौली विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यानी बाबूजी की अपनी सीट रही है। वर्तमान में कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह इस सीट में से विधायक हैं। यहाँ संदीप सिंह और सपा के वीरेश यादव में शुरुआत में टक्कर कहीं जा रही थी। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और वाराणसी की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गणना शुरू हो चुकी थी और तभी से वाराणसी में इसका बोलबाला दिख रहा था। और आगे वाराणसी में हमने देखा कि भाजपा बहुत अच्छे से उभर करके आई है। और यदि बात करें यूपी चुनावों की तो पहले से ये अनुमान भी लगाया जा रहा था और ये आशंका भी जताई जा रही थी एग्जिट पोल्स में कि यूपी की सरकार ऑब्वियसली बीजेपी की बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब का जो रिजल्ट आया है वो भी प्रेडिक्ट हो चुका था कि आपकी सरकार आएगी। और ये बहुत यानी ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि अचानक से जहां कांग्रेस बीजेपी ने राज किया हो कई वर्षों तक, वहां पे आपकी सरकार अचानक से आना बहुत बड़ी बात है। मुस्कान से हम आगे पूछेंगे कि पंजाब में और क्या क्या अपडेट्स हैं। मुस्कान। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का तो था एक कि बीजेपी आ सकती है यहाँ पर, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को वापस आने की अटकलें लगाई जा रही थी। भगवंत मान ने अभी ट्वीट किया है कि पंजाब के 3 करोड़ लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। विपक्ष को के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया है। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। नवजोत सिंह सिद्धू और भगवंत मान के बीच में हमने बहुत विवाद देखे, लेकिन भगवंत मान अब लगता है इस लड़ाई में आगे निकल गए हैं। जी जी बिल्कुल। और यूपी चुनाव और बहुत पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर क्या होगा रिजल्ट। और फाइनली जब रिजल्ट आ चुके हैं तो यूपी की स्पेसिफिकली बात करें तो बीजेपी को 273 सीट्स मिली हैं। सपा की बात करें तो 122 सीट्स पर है। बीएसपी की बात करें तो बहुत कम 5 सीट है। कांग्रेस में 2 और अन्य और अदर्स जो हैं उनको एक ही हम देख रहे हैं अभी तक। और
केंद्र मंत्री इसी समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये स्टेटमेंट रिलीज किया है कि आज जनता ने एक ऐतिहासिक विजय भाजपा को दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और भारत के साथ अन्य राज्यों में जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहां जनता की प्रगति, विकास और विश्वास पर पूर्ण विश्वास देते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये विश्वास कैसा होता है और भाजपा उत्तर प्रदेश में फिर से आने के बाद क्या-क्या चेंजेस लाती है, क्या-क्या प्रायोरिटी बन जाती है उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ का फिर से आना। तो ये देखने वाली बात होगी। और आप एएपी की यदि बात करें तो पंजाब में भी उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस लोगों को किए थे। यदि हम बात करें पंजाब में आपकी सरकार आने की मेन वजह की यदि बात करें तो वहां पे हमने देखा फार्मर्स प्रोटेस्ट बहुत चला और फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से एक बीजेपी के अगेंस्ट एक फायरवॉल मिल गया था लोगों को कि कैसे बीजेपी को एक मिल गया था पॉइंट कि वो आपको लोग उनको वोट ना करें। तो आपके लिए बहुत एक बेनिफिशियल पॉइंट हो गया उस टाइम फार्मर्स प्रोटेस्ट और फार्मर्स लॉ। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं उस स्टेट में पीछे रह गई। और अब देखते हैं आगे कैसा कुछ होता है। आप उनकी जो जितनी भी प्रोमिसेस उन्होंने की थी उस पर खरे उतर पाते हैं या नहीं, जनता ने भरोसा जताया है तो उम्मीद यही होगी कि क्या होता है लोगों का कि किस तरीके से पंजाब को वो आगे ले जाते हैं। क्योंकि दिल्ली में हमने बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखे। दिल्ली की यदि स्पेसिफिकली बात करें तो दिल्ली में बसों में ट्रैवल करना लोगों का निःशुल्क ट्रैवल करना लोगों को बहुत ये चीज बहुत ट्रिगर करती थी लोगों को हर स्टेट की। और एजुकेशन पे जोर होगा कहीं ना कहीं आपका इस बार यूथ पे बहुत जोर दिया है उन्होंने अपने जितने भी उन्होंने कैंपेन्स किए थे इलेक्शन के पहले उसमें उन्होंने यही बताया था कि हमारा स्पेसिफिकली एजेंडा है यूथ को इस बार यूथ के लिए कुछ करना। क्योंकि पंजाब में हम देखते हैं पंजाब बहुत इकोनॉमिकली लो हो गया था। यदि हम इन वर्षों की बात करें तो पंजाब को बहुत इकोनॉमिकली लो हो गए थे और यहाँ के जो युवा हैं वो आपने देखा होगा पंजाब के ज्यादातर युवा कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं अपनी जॉब के लिए, अपने इकोनॉमिक स्टेटस के लिए वो कहीं ना कहीं यूज कर रहे थे। तो इसलिए बहुत अहम है और बहुत अच्छी बात है यदि आपकी सरकार कुछ करती है। और मुस्कान, क्या अपडेट्स आपके पास हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आपने जो वादे किए थे, आम आदमी को फोकस नहीं किए थे उन्होंने, तो उसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिला है। दिल्ली में भी अगर हम देखें तो वो फोकस करते हैं आम आदमी के मुद्दों पर। उसी तरह से उन्होंने पंजाब में भी इस बार घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसी का फ़ायदा उनको मिलता दिख रहा है। कांग्रेस को बहुत इसमें नुकसान दिख रहा है। उसके अलावा जो कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी जिन्होंने बनाई थी अमरिंदर सिंह, वो पटियाला से वो भी हार गए हैं। उनको भी सत्ता से एकदम नीचे गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें सभी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में भी बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। उत्तराखंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, मणिपुर में भी मेरे ख्याल से लीड कर रही है। उसके अलावा गोवा में प्रमोद सावंत जीत गए हैं अपनी सीट से। और इसके अलावा हम देख रहे हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं आपको बिल्कुल उसके बारे में अपडेट रखें। जी, बिल्कुल। और यदि बात करें तो ये जो एग्ज़िट पोल्स के जब रिज़ल्ट मतलब आए थे और लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, तब भी कहीं न कहीं जो रिज़ल्ट आया है उससे कहीं न कहीं मैच हो रहा है पूरा रिज़ल्ट कि दिल्ली में आपकी सरकार आना निश्चित था। पर कहीं न कहीं ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अ, बीजेपी अपना दमखम दिखा सकती है वहाँ पे। पर एट द मोमेंट यही सही हुआ कि बीजेपी कहीं न कहीं पीछे रह गई और आप आ गई वहाँ पे। अब देखने वाली बात ये होगी। और अमरिंदर सिंह आपने जैसे नाम लिया, उनकी यदि बात करें तो उनका बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी उस वक़्त यदि बात करें। और उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स रिलीज़ हुए थे कि पर उनकी ऐसी हार देख के सभी लोग यदि बात करें तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी हार है उनकी तरफ से। अब देखने वाली बात यही होगी सही में कि आपकी सरकार कैसा परफॉर्मेंस करती है। और अभी के लिए अपडेट्स के लिए इतना ही। अभी हमने इतना डिस्कस कर लिया। मुस्कान, आपके पास कुछ और हो जानकारी आप साझा करना चाहती हैं? जी, अभी एक अपडेट आया है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो 2 सीट से खड़े थे, ये जी, दोनों सीट से हार गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है सामने। जी, जी, जी। ये ये सारी अपडेट्स जो हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए थे कि उनके अलावा कोई रूल नहीं कर सकता पंजाब को।
पर ये बहुत उनके बहुत मुंहतोड़ जवाब था ये एएपी का बीजेपी चरणजीत सिंह चन्नी की पार्टी को। तो अब यही बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या-क्या होता है। यूपी की तो यही हाल है। जी, बिल्कुल। इसके अलावा आरएलडी और एसपी का जो अलायंस है, वो भी मेरठ की तीनों सीटों से हार रहा है। अभी जयंत चौधरी ने अनाउंस किया था कि हम साथ में लड़ेंगे, लेकिन ये तीनों जो अलायंस है, वो तीनों सीट से हारा है, तो ये भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जी। अ, यदि बात करें भाजपा के योगी आदित्यनाथ को 38,000 से ज्यादा कुछ वोट मिले हैं और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि आदित्यनाथ जी को उनकी सीट पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था उस टाइम, इसलिए वो खुद उतरे हैं उस सीट से। सपा की सुभावती उपेंद्र तथा शुक्ला खड़ी हुई थी और उन्हें 12,000 वोट मिले हैं। बसपा की यदि बात करें तो ख्वाजा शमसुद्दीन उतरे थे, उन्हें 2,707 मत मिले हैं। योगी आदित्यनाथ लगभग 26,000 मतों से आगे चल रहे हैं इन सभी पार्टियों से। गोरखपुर ग्रामीण से सपा के विजय बहादुर यादव करीब 2,000 मतों से आगे चल रहे हैं। प्रयागराज शहर दक्षिणी सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने बनाई 5,000 वोटों से बढ़त। नंद गोपाल गुप्ता नंदी 21,000 वोटों से आगे हैं। रईस चंद शुक्ला 16,000 सीट उन्हें वोट मिले हैं। फोरम तीसरे राउंड में राजमणि करीब 4,000 से आगे हैं। राजमणि कोल भाजपा 1,01,440 वोट उन्हें मिले हैं और राजबली जयसिल बसपा में 2,527 वोट से आगे हैं। ये सब जो डेटा जो भी रिलीज हुआ है ये यही शो करता है कि ये बता दिया इस रिजल्ट में कि कैसे बीजेपी ही एक यूनिक पार्टी नहीं है और बीजेपी एक यूनिक पार्टी नहीं है जो रूल कर रही है। कहीं ना कहीं आप में भी अपना दमखम दिखा के आगे बढ़ चुकी है और ये जता रही है आपकी ये जो बढ़ती है, आपका जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ चार्ट है, वो बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। आपने इस बार अपने उम्मीदवार हर स्टेट्स में लगाए हुए थे, लेकिन उन्हें खैर जीत नहीं मिली, लेकिन वो यही उम्मीद जताएंगे कि उन्हें आगे भी ऐसी ग्रोथ मिले, आगे भी ऐसा अचीवमेंट मिले। मुस्कान कोई और अपडेट? बिल्कुल। जैसे कि गोवा में हम देख रहे हैं, गोवा में भी बीजेपी आगे चल रही है 19 सीटों के साथ। आईएनसी की 12 सीटें हैं, आपके पास फोर अदर्स जो अन्य पार्टी हैं उनको 7 मिल रही है। तो हम देख रहे हैं कि गोवा में भी बीजेपी लीड कर रही है। जी बिल्कुल, गोवा तो हमेशा से बीजेपी का ही एक गढ़ रहा है और वहाँ पे एग्जिट पोल्स में भी इसी की बात की गई थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार जीत सकती है। और यूपी चुनाव एग्जिट पोल की यदि बात करें तो यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल्स रिलीज कर दिए गए थे। बीजेपी ने पहले चरण से जो बढ़त बनाई वो अंतिम चरण तक कायम रहते हुए बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के पार ले जाती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी तमाम कोशिशों के बाद भी यूपी से में सत्ता के आसपास भी नजर नहीं आ रही थी। यदि बात करें सपा की कैंपेन्स के बारे में, और अखिलेश यादव ने जितने भी कैंपेन्स बनाए, उन्होंने जितने भी अपनी पार्टी के लिए कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए थे, उनमें उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल थी वो अलग लेवल की और उससे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं एसपी टक्कर दे सकती है बीजेपी को, लेकिन ये रिजल्ट्स तो बहुत अंतर रखते हैं बीजेपी के वोट काउंट से और एसपी के वोट काउंट से। तो इस पे मुस्कान आपका क्या कहना है, क्योंकि बहुत बड़ा। बिल्कुल। जैसे कि मैं इस पर फॉलो कर रही थी तो बहुत लोग एनालिसिस कर रहे थे अपनी पत्रकार, जाने-माने पत्रकार कह रहे थे कि बदलाव की बयार है इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार ज़रूर बदलती दिखेगी। लेकिन जो नतीजे आए हैं बिल्कुल इसके उलट हैं। शुरू से ही जो शुरुआती रुझानों से ही साफ हो रहा था, उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोज़र ही चलने वाला है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को थोड़ा अपना एनालिसिस है, उस पर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी इस बार। जी बिल्कुल, और इसमें हेमा मालिनी ने भी अभी एक ट्वीट कर कहा था कि कहीं न कहीं बीजेपी का ही बुलडोज़र चलने वाला है, कोई कुछ भी कर ले। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो देखने वाली यही बात होगी कि जहाँ-जहाँ जो-जो स्टेट्स में जो पार्टी आई है, अब वो सिर्फ कहने को आए हैं और जो डेवलपमेंट्स का उन्होंने वायदा लोगों से किया है वो अ, ब पूरा करते भी हैं या नहीं।
स्पेसिफिकली पंजाब में इस बार सबकी नजर पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल से अलग ही सरकार आ चुकी है, अपने पैर उन्होंने पसार दिए। अब देखने वाली यही बात होगी। मुस्कान, आप एंड कर दें, आपको कुछ और ऐड करना। हाँ जी। बिल्कुल, जैसे कि बाकी के जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे थे कि हम लोग ही जीतेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे थे कि नहीं-नहीं बदलाव की बयान है। उसके बाद ईवीएम का भी एक फैक्टर सामने आया था कि ईवीएम चोरी और ऐसे शब्द सोशल मीडिया में खूब प्रचलन में आ रहे थे। वाराणसी का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद पता चला था कि प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही थी ईवीएम। तो आज भी नतीजे आने के बाद जो विपक्ष के लोग हैं, वो रैली निकाल रहे हैं ईवीएम के विरोध में। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। बीजेपी का ऐसा कहना है कि सामने वाला अगर हार रहा है तो वो ईवीएम पर दोषारोपण कर रहा है। अब वो हमको पीछे का जो बात है, असलियत तो हमको भी नहीं पता कि क्या है। तो एक ईवीएम फैक्टर भी इसमें बहुत सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने भी आज मतलब सुबह स्टेटमेंट जारी कर दिया, करके जानकारी प्रदान की थी कि ईवीएम्स का जो भी झोलमाला चल रहा है, ईवीएम्स को लेकर जो भी ऑपोजिशन पार्टी बोल रही है, स्पेसिफिकली ऑपोजिशन पार्टी ये बोल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी सही नजर आता है कि उनको थोड़ा सा होगा कि हमारी पार्टी नहीं जीती है, तो कहीं ना कहीं ईवीएम्स में ही गड़बड़ी है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी ये पूरा दे दिया था स्टेटमेंट कि ईवीएम्स की कोई गड़बड़ी नहीं थी। जो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा था कि ईवीएम की हमने एक गाड़ी पकड़ ली है और ये सब हो रहा है, तो वो सब अफवाह उन्होंने घोषित कर दिया था। मुस्कान, हुँ, जैसे हुँ। पता है। हाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने आने के बाद भी जो सपा के लोग हैं, वो रैली निकाल रहे हैं कि ईवीएम तो ठीक है, अब उनके पास मेरे ख्याल से अभी ईवीएम का मुद्दा है, तो उनको उठाने दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सपा के लोग या और कांग्रेस के लोग ईवीएम की बात करते हैं। बीजेपी ने भी ईवीएम का मुद्दा मुद्दा जो है, वो इतिहास में काफ़ी उठाया हुआ है। एक बीजेपी के नेता हैं, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ईवीएम की छेड़छाड़ और इसकी टैम्परिंग के मुद्दे पर एक किताब तक लिखी है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कभी ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया है। सारी पार्टियाँ अगर हारती हैं तो ये एक फैक्टर उनके पास रहता है बात करने के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा मुस्कान आपने। जो सत्ता में होती है उसी की हमेशा अपना ही होता है उसका। अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे कैसा-कैसा कुछ होता है। कुछ और अपडेट्स होंगे आपके पास मुस्कान? अभी यदि जी, तीसरे जी। चरण के वोट की, तो 59 सीटों पर हुआ था ये मतदान। वो 59 सीटों पर हाथरस था, जहाँ पे जो बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी हाथरस रेट के बाद। सादाबाद, सिकंदराव, टुंडुपला, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और ये सब, और जो कंट्रोवर्सीज से भरी जगह थी, उनका कहीं न कहीं बहुत ख़्याल रख रही थी बीजेपी, और अपना कैंपेनिंग, बहुत एक्सटेंसिव कैंपेनिंग हम जिसको कहेंगे, और कोविड-19 के टाइम पे जहाँ कैंपेनिंग एक टाइम के लिए बंद कर दी गई थी, तो उस टाइम भी कैंपेनिंग हम देख रहे थे कि डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही थी। तो कहीं न कहीं इसका असर है लोगों में अभी, और लोगों ने यही मानकर चुना है भाजपा को यूपी में फिर से, कि कहीं न कहीं होगा चेंज, या उनको दिखा होगा। बिल्कुल, जो हाथरस की आप बात कर रही हैं, हाथरस से जो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, जो रेप पीड़िता की माँ थी, उनको बहुत ही कम वोट मिले हैं, मेरे ख्याल से 288 कुछ वोट मिले हैं उनको। तो वहाँ पर भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि इसका फ़ायदा मिलेगा कैंपेन का, लेकिन वो मिलता नहीं दिखा। जी, प्रियंका गांधी वाड्रा का जब विजिट हुआ था हाथरस में, तब बहुत कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई थी, और कांग्रेस की तरफ आ गई थी कहीं न कहीं पूरी पब्लिक। लेकिन वो कहीं न कहीं नज़र नहीं आया लोगों ने वोट करा वहाँ पे। जी, जो प्रियंका गांधी का जो कैंपेन था उसको एकदम अलग तरीके से नया कैंपेन बदलाव कुछ उत्तर प्रदेश की जो जातिगत राजनीति होती है उससे एकदम अलग कैंपेन था उनका, लेकिन उसका फायदा उनको दिखा नहीं है। कोशिश अच्छी थी लेकिन फायदा उनको नहीं दिखा। जी, बिल्कुल। जी, मुस्कान, यही है। धन्यवाद। आज की अपडेट्स में बस इतना ही। इलेक्शंस की अपडेट्स और जानकारी और कुछ डेवलपमेंट्स होंगे तो हम आपको पूरी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस के साथ आपसे साझा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं ईशा भंडारी